हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था गति। आज उसी चैप्टर का जो पार्ट बच गया था वो पार्ट हम पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लक्ष्य कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब के बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बल कितने प्रकार के होते हैं, कि प्रकृति में कौन कौन से बल पाए जाते हैं। मेनली हमने 3 प्रकार के बल पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर और चुंबकीय बल। तो बल जो होता है उसके कुछ अन्य प्रकार और भी हैं, जैसे कि एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जो संपर्क बल होते हैं उसके आगे फर्दर और टाइप हैं, जैसे पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया। असंपर्क बल का मतलब यानी संपर्क बल का मतलब है कि जो दो चीज़ों के संपर्क में आने से जो उन दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो कहलाता है संपर्क बल। और असंपर्क मतलब जिसमें किसी कॉन्टैक्ट का कोई नहीं है, मतलब एक आकर्षण का केंद्र होता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया और स्थिर विद्युत बल हो गया। ठीक है। पेशीय बल तो वो हो गया कि हम अपने शरीर से लगा रहे हैं खींच के। घर्षण बल हो गया कि दो वस्तुओं को जब रगड़ने से या दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से उनके बीच में जो बल लगता है, अपोज करती हैं, जब वो दो सतहों के बीच में जो बल लगता है वो घर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, विद्युत चुंबकीय बल भी कर चुके हैं और स्थिर विद्युत बल भी सेम ही है। तो बल जो होता है उसके आगे फर्दर 2 टाइप और होते हैं, जैसे एक तो होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि अगर दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है तो वो बैलेंस फोर्स कहलाता है, और अगर दोनों तरफ से बल इक्वल नहीं लग रहा है, वस्तु की दिशा, जब हम वस्तु के ऊपर 2 तरह के बल लगाते हैं और वस्तु किसी एक बल की दिशा में चली जाती है तो इसका मतलब है उस पर क्या हो रहा है, असंतुलित बल लग रहा है। जब संतुलित बल होगा तो वस्तु हिलेगी नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, लेकिन जब असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगा होगा उस तरफ चली जाएगी। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, या पिछले लेक्चर में हम बल के बारे में कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अभी बल के बारे में नहीं पता है वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि न्यूटन के गति के नियम। जो न्यूटन के बारे में सभी ने सुना है, पूरा नाम इनका सर आइजैक न्यूटन है। हमने इसके बारे में सुना होगा कि न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे पड़ा था, वहाँ पे आराम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक सेब नीचे गिर गया। तो उसके मन में विचार आया कि ये सेब ना नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने सर्च करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको पता चला तो उसने एक नियम दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, और वैसे ही उसने कुछ और नियम भी दिए न्यूटन ने। तो न्यूटन के बारे में लगभग सभी जानते हैं, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो न्यूटन ने जो गति के जो नियम थे, गति के बारे में न्यूटन ने कहा था, गति के बारे में न्यूटन ने कहा था उसने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपिया में इन नियमों को लिखा था। कब लिखा था? इन 1687 में, 1687 में। तो न्यूटन का जो गति का जो पहला नियम था वो क्या कहता है? न्यूटन के गति का पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो उसे क्या, तो यह न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? गति का पहला नियम कहलाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इस नियम को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस नियम को हम जड़ता का नियम कह सकते हैं। इस नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि गैलीलियो भी इसी नियम पर काम कर रहे थे, जबकि इसको पूरा किसने किया था? न्यूटन ने किया था, इसलिए इन नियमों में न्यूटन का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, अब न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या चीज़ नोट करने को मिलती है कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यानी यहाँ से हमें बल की परिभाषा मिलती है कि बल होता क्या है, और बल की परिभाषा हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर हमें किसी एग्जाम्पल से पता करना हो कि यहाँ पे कौन सा नियम लगा हुआ है, न्यूटन का पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, कौन सा नियम है,
तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेड़ को हिलाने से उससे फूल टूटकर गिरने लगते हैं। किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है। बंदूक की गोली शीशे के पार चली जाती है, जबकि पत्थर मारने से शीशा क्या हो जाता है? टूट जाता है। गतिमान साधन से कूदने पर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। जैसे आप चलती हुई बस से अगर वो, क्योंकि वो मोशन में चल रही है, अगर आप उससे नीचे कूदोगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आप दोनों का जो बैलेंस नहीं है। जैसे अगर चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति क्या होता है? आगे की तरफ झुकता है, उसका सर जो होता है आगे वाली सीट में लगता है। या रुकी हुई गाड़ी अगर अचानक से चल दे तो बंदा पीछे की तरफ गिरता है। ये सब जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? न्यूटन के नियम के हैं। क्योंकि न्यूटन का नियम क्या कहता है कि न्यूटन का नियम क्या कहता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो या तो वो गति में आ जाती है या फिर वो किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। ये क्या कहलाता है? न्यूटन का गति का पहला नियम कहलाता है। सभी याद कर लें, अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ के साथ। नेक्स्ट इसके अंदर एक वर्ड आया है कि जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। हमें जड़त्व पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जड़त्व का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक समान पोजीशन में रहती है, मान लो कि वो चल रही है तो उसे चलने वाला जड़त्व कहेंगे, और अगर वो लेटी हुई है तो उसे क्या कहेंगे? लेटा हुआ जड़त्व, मतलब कि रेस्ट वाला जड़त्व कहेंगे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो जड़त्व होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है विराम अवस्था का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। जैसा कि नाम से भी बता रहा है, अगर कोई वस्तु कंटिन्यूसली एक जगह पे पड़ी हुई है और हम उसको फोर्स लगा के हिला देते हैं तो वो पूछता है कि इसका कौन सा जड़त्व हिलता है, तो उसका विराम अवस्था की जड़त्व में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो कौन सा जड़त्व हिलता है? तो गति वाला जड़त्व हिलता है। लेकिन अगर हम चलती हुई गाड़ी या किसी चलते हुए वस्तु की दिशा बदल देते हैं या दिशा में परिवर्तन कर देते हैं तो फिर वो वाला कौन सा जड़त्व कहलाता है? दिशा का जड़त्व कहलाता है, डायरेक्शनल इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सब हमने डिस्कस किया ये न्यूटन का पहला नियम था। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट आता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि पहले नियम में तो ये कहता है कि वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है, लेकिन दूसरे नियम में बल लग चुका है। और जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं ना, तो जो वस्तु जो जाती है ना वो उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में बल लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बैलगाड़ी है, जैसे बैलगाड़ी को आगे की तरफ खींचता है और गाड़ी जाती भी किस तरफ है? आगे की तरफ ही जाती है। अब चिकनी सतह है, उस पर अगर हम बर्फ़ की एक सिल्ली को अगर ऐसे आगे की तरफ धक्का देते हैं तो वो किस तरफ जाती है? आगे की तरफ ही जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो जो वस्तु है उसका जो संवेग है, संवेग कहते हैं मोमेंटम को, वो कहाँ होगा? वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगेगा। तो जो बल लगेगा वो किसके? संवेग के में परिवर्तन के क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = m/a होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान और द्रव्यमान के कारण उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, इस नियम को गति का वास्तविक नियम भी कहते हैं। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? द रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये आ जाता है पेपर में कई बार कि रियल लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं। इसको रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें बल की परिभाषा भी मिलती है, द्रव्यमान की भी मिलती है, त्वरण की भी मिलती है, संवेग की भी मिलती है, वेलोसिटी की भी मिलती है। ये हमें सारी परिभाषाएं देता है, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? द रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, गति का वास्तविक नियम भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल से कैसे पहचान करेंगे? सिंपल से एग्जाम्पल तो ये होगी कि बैल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, चिकनी सतह पर बर्फ़ को धक्का देना, ये सब कि उसी दिशा में चले जाएंगे जिस दिशा में हम बल लगाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो कौन से हैं? वो ये वाले पॉइंट हैं कि जैसे क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को क्या कर लेता है? थोड़ा पीछे कर लेता है। जो उसके हाथ पे बॉल लगेगी आके और वो क्या करेगा? फोर्स लगेगा तो पीछे कर लेगा, क्योंकि हाथ तो उसी दिशा में जाएंगे ना जिस दिशा में फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के सेकंड लॉ। तो कांच के बर्तन आपने देखा होगा हमेशा घास या कागज़ में पैक किए जाते हैं ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि अगर जब हम उनको गाड़ियों में लेके आते हैं गड्ढों में क्या हो जाएंगे? टकरा कर आपस में टूट सकते हैं।
तो वो टकराएंगे, उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में ब्रेक लगेगी गाड़ी के अंदर। तो इसलिए उनको किस में पैक किया जाता है, घास से पैक किया जाता है, कागज़ से, या आजकल थर्मोकोल से। सेम ऐसे ही है, गाड़ियों के अंदर क्या लगाए जाते हैं, शॉकर लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि संवेग क्या होता है, क्योंकि इसमें एक नया वर्ड निकल के आया है कि संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है किसी वस्तु का उसके भार के साथ गति तय करना, क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ऐसा ही डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी P से इसको डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू M इंटू वी होता है। M द्रव्यमान को kg में करते हैं और M बाई S। ऐसा ही मात्रक आपको याद ही है, हमने जो लास्ट में पहले दिन जो हमने यूनिट करी थी उसमें ऐसा ही मात्रक बताए थे, उसमें संवेग का मात्रक भी था, और संवेग का मात्रक यही था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को इसका ऐसा ही मात्रक है। अच्छा, जिस वस्तु पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे या जिस वस्तु का जितना भार होगा, संवेग भी क्या होगा, उसका उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसके अगर एग्जाम्पल, जैसे हमने संवेग के अगर एग्जाम्पल हमने नोट करने हैं तो वो क्या होंगे, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, परंतु जब हम भाला फेंकते हैं ना तो वो क्या होता है, आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि फेंके गए जो पत्थर का जो वेग होता है गोली की तुलना में क्या होता है, कम होता है। भाला हो गया या पत्थर हो गया, उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, गोली की तुलना में कम होता है, और वेग जितना ज़्यादा होगा वस्तु का संवेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एक कार और ट्रक दोनों समान समय में वेग प्राप्त करने के लिए कार की तुलना में ट्रक को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार क्या वेग क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, ट्रक की अपेक्षा। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट अच्छी टर्म आती है जिसका क्या नाम है, संवेग का संरक्षण सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी ऐसा, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्ड आ जाए ना तो याद रखना वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमने उसका संरक्षण करना, मतलब कि वहाँ पे वो चीज़ ना तो बनाई जा सकती है, ना क्या करी जा सकती, क्रिएट करी जा सकती, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों वस्तुओं पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो हिलेगा नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे, संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऊंची कूद लेने से पहले खिलाड़ी अपने पैरों से भूमि को नीचे की ओर दबाता है और भूमि उसके क्या कर देती है, ऊपर की ओर उछाल देती है। ये किसके एग्जाम्पल है, संवेग के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका क्या देना है, इसका ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, संवेग, और इसका आंसर क्या हो गया, संवेग। ये हमने जो भी डिस्कस किया ये क्या था, न्यूटन का सेकंड नियम। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वस्तु उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में बल लगेगा। याद कर लेना है, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सभी ने सुना हुआ है बहुत बार कि प्रत्येक वस्तु के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन होता है, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे हम भूमि पर चलते हैं तो अपने पाँव को ज़मीन पे मारते हैं ना, तो वो जब पीछे की तरफ जाते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। गेंद को अगर दीवार पे मारेंगे तो गेंद वापस आ जाएगी, तो दीवार भी हमारी तरफ वापस फेंक देती है। तो न्यूटन का नियम कहता क्या है कि दोनों तरफ बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन होती है। जैसे बंदूक चलाते हैं तो झटका पीछे की ओर लगता है, नाव से कूदते हैं तो क्या होता है, जैसे नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे चली जाती है और हम आगे चले जाते हैं। बंदूक चलाते समय झटका क्या होता है, पीछे की तरफ लगता है। और जो रॉकेट होता है वो भी न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये न्यूटन के जो हमने अभी डिस्कस किए वो क्या थे, न्यूटन के गति के तीनों नियम थे। जिसका भी छूट गया है वो लेक्चर को एक बार पीछे करके देख सकते हैं शुरू से। नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जिसे कहते हैं हम लोग आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स की दो डेफिनेशन है यहाँ पे। एक तो क्या है कि यदि जब किसी वस्तु पर बल कुछ समय, थोड़े से समय, इंस्टेंट समय के लिए लगाते हैं, कुछ समय के लिए लगाते हैं तो उसे वस्तु का आवेग कहते हैं। और एक दूसरी डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के यदि संवेग में हम परिवर्तन कर दें तो उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं।
और इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन सेकंड है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जो कि हम पहले यूनिट में कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। अब इसके एग्जाम्पल से अगर हमें नोट करना हो तो कैसे नोट करेंगे कि आवेग का एग्जाम्पल है, न्यूटन के नियम का एग्जाम्पल है या संवेग का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय थोड़े देर के लिए अपने हाथों को क्या करता है, गेंद की दिशा में ले जाता है, थोड़ी देर के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए। तो किसका एग्जाम्पल है, आवेग का। भारी हथौड़े के उपयोग से कील एक बार में अंदर धंस जाती है। जब कील पर हल्के हथौड़े का उपयोग करते हैं तो उसको ना 3-4 बार में टाइम लगता है, लेकिन अगर भारी हथौड़े का उपयोग किया तो एक बार में ही वो कील अंदर चली जाती है। इसका मतलब है कि हमने उसके किस चीज़ में परिवर्तन कर दिया है, संवेग में परिवर्तन कर दिया है, उसके संवेग में यानी उसके भार में परिवर्तन कर दिया है। तो वो कील क्या हो गई, एक बार में ही अंदर चली गई है। तो इसे भी, ये किसका एग्जाम्पल है, आवेग कहलाता है वस्तु। कराटे खिलाड़ी एक बार में सारी ईंटें तोड़ देता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। अगर आम आदमी ईंट को तोड़ने जाएगा तो उससे टूटेगा नहीं। आम आदमी के और कराटे खिलाड़ी के संवेग में, यानी उसके संवेग में, मोमेंटम में, उसकी गति में बहुत फर्क होता है, चेंज होता है। इसीलिए ये भी एग्जाम्पल किसका है, आवेग का। और लंबी कूद तथा ऊंची कूद लगाते समय आगे से हम मिट्टी को हल्का कर देते हैं ताकि व्यक्ति को क्या है, चोट ना लगे। ठीक है, आ गया ये वाला समझ। अगर समझ आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाते जाएं। नेक्स्ट आता है घर्षण। घर्षण कहते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं ना, तो दो सतहों के बीच में जो रगड़ने से, जो विरोध करने से एक दूसरे का जो बल लगता है ना, वो बल कहलाता है घर्षण बल। और जो घर्षण बल होता है ना वो हमेशा वस्तु की गति के विपरीत होता है। क्या होता है, वस्तु की गति के विपरीत होता है। और जो घर्षण होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। घर्षण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थितिक घर्षण, एक होता है सीमांत घर्षण और एक होता है गतिक घर्षण। हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जो डेफिनेशन अगर कोई नहीं लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लक्ष्य कैरियर एकेडमी असंत। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है घर्षण। तो सबसे पहला कौन सा घर्षण आता है, स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण आता है, स्थैतिक घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास करते हैं, यानी दो वस्तुओं को आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, वही कह रहा है ये। तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्टैटिक यानी मूवमेंट नहीं हुआ है, उन दोनों के बीच में जो बल लगता है रगड़ने से, स्टार्टिंग में जो बल लगता है वो बल कौन सा कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रख लें, क्योंकि कई बार डेफिनेशन नहीं पूछता, वो फॉर्मूला पूछ लेता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FS का मतलब है स्टैटिक घर्षण बल से है। तो क्या हो जाएगा, म्यू एस कैपिटल R। म्यू एस क्या है, यहाँ पे स्थैतिक घर्षण बल का गुणांक है, और R यहाँ पे क्या है, प्रतिक्रिया बल है, यानी रिएक्टिव फोर्स है। यदि घर्षण क्यों है तो स्थैतिक बल क्या, थीटा है, तो तब स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ये आपने नोट करना है। नेक्स्ट आता है सीमांत घर्षण बल। कौन सा बल आता है, सीमांत घर्षण बल। इसका मतलब होता है कि कितनी वो लिमिट सहन कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बल दो वस्तुओं के बीच में लग सकता है। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। FL इज इक्वल टू म्यू एल आर। म्यू एल क्या है यहाँ पे, सीमांत घर्षण गुणांक है, और आर क्या है यहाँ पे, अभिलंब प्रतिक्रिया है। यदि बल संपर्क तलों की प्रकृति अर्थात उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लगेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस वस्तुओं की सतह पे डिपेंड करता है कि वो चिकनी सतहों के बीच में लग रहा है या खुरदरी सतह होगी। जितनी सतह खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट लास्ट आता है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होता है कि जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उसके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है। मतलब जो गति का विरोध करता है, चलने का ही विरोध कर रहा है, आपस में दो सतह के रगड़ने का विरोध कर रहा है, वो बल क्या कहलाता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है। तो FK इज इक्वल टू क्या कहलाता है, म्यू के आर। म्यू के क्या है यहाँ पे, गतिक घर्षण बल का गुणांक है, और ये दो प्रकार का होता है। गति दो प्रकार से कर सकता है, एक तो कर सकता है रोलिंग, रोलिंग मतलब रोल कर करके पलट पलट के, और एक होती है स्लाइडिंग, फिसल के।
जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती हुई जाती है तो वस्तु और सतह के बीच में लगने वाला बल कौन सा घर्षण बल कहलाता है? लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। और सर्पी घर्षण बल कब कहलाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कब कहलाता है? जब सरकाने पर दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्लाइडिंग। स्लाइड करना मतलब घिसा के ले जाना, मतलब घिसटना कह लो एक तरह से। और जो सर्पी बल होता है वो किससे ज़्यादा होता है? लोटनिक बल से हमेशा ज़्यादा होता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि घर्षण की आवश्यकता क्या है। तो घर्षण की आवश्यकता हमारे जो लाइफ है उसमें घर्षण की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, क्योंकि पैरों और भूमि के बीच में अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। कम घर्षण होने से फिसलने की संभावना रहती है। अगर घर्षण बिल्कुल कम होगा तो हम क्या हो जाएंगे? फिसलेंगे। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों के ब्रेक प्रभावकारी नहीं रहते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा ना गाड़ी तो ब्रेक नहीं पकड़ पाएगी, स्मूथली क्या हो जाएगी? फिसलती हुई चली जाएगी। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें भी कार्य नहीं करती हैं। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या पेपर पर लिखना भी क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि पेन और उसके बीच में अगर घर्षण नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे? स्मूथली चला जाएगा पेन तो राइट करके। घर्षण के कारण वस्तु को आवेशित भी किया जा सकता है। अच्छा, घर्षण के नुकसान भी कुछ होते हैं, जैसे मशीनों की जो क्या होती है? एफिशिएंसी कम हो जाती है, रगड़ रगड़ के आपस में उसके पार्ट कमज़ोर नहीं हो जाते हैं। तो अत्यधिक घर्षण से मशीन में टूट फूट भी हो जाती है, मशीनें गर्म हो जाती हैं और दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे बार बार जैसे किसी रोलिंग चीज़ के ऊपर कोई बेल्ट लगी हुई है, वो बार बार रोल करती जा रही है तो घिस घिस के टूट भी सकती है, चोट भी मार सकती है। तो कुछ नुकसान भी होते हैं घर्षण के, लेकिन फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के मोस्टली टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो अभी जो एक और रह गया छोटा सा इसमें, वो क्या है कि घर्षण को हम कम कैसे कर सकते हैं। घर्षण को हम या तो पॉलिश के द्वारा कर सकते हैं, स्नेक लुब्रिकेंट्स आपने देखा होगा, ग्रीस तेल, काला तेल वगैरह हम यूज करते हैं, उससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। उचित पदार्थों के प्रयोग से, बॉल बीयरिंग जैसे वो बेरिंग नहीं लगाते, बेरिंग बोलते हैं हरियाणवी में, वो बॉल बीयरिंग होता है, बॉल बीयरिंग लगाते हैं तो इससे भी क्या हो जाता है? घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारा जो गति वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सारी कमियां आपकी दूर की जाएंगी। और किसी की कोई भी क्वेरी है वो हमारे फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है उस पर भेज सकते हैं आपकी। अब इसमें हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा है? पूरा चैप्टर, कल भी हमने इसकी एक क्लास ली थी, आज भी एक क्लास हमारी ये कंप्लीट हो गई है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन इस चैप्टर में सीखने वाली बातें क्या क्या थी वो हम अभी आपको बताएंगे। इस चैप्टर का पूरा अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इस चैप्टर से निकल के आए हैं, जिनके बेस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे अभी हरियाणा में कल रख के पेपर में पूछा हुआ था, रेलवे आरआरबी में जो लोको पायलट वाले या ग्रुप डी वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी पूछा गया था। तो आप यहाँ से सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड के बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि स्पीड होती क्या है, तो दूरी डिवाइड बाई समय, यानी d/t, डिस्टेंस दिएगी, टाइम दिएगा, आपको क्या निकालनी? स्पीड निकालनी। वेलोसिटी और यानी वेग और चाल में मैंने आपको एक फ़र्क बताया था कि उसमें विस्थापन आता है और इसमें वेग में विस्थापन आता है और चाल में क्या आता है? दूरी। बाकी फार्मूला सेम ही होता है। त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a = v - u / t। वृत्तीय गति 2πr / t। संवेग का भी आया था, p = m × v। बल का फॉर्मूला आया था, F = m × a। विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच में कल भी मैंने आपको ये तीनों समीकरण बताए थे, तीनों इक्वेशन बताई थी, ये आपने नोट करनी है। उसके बाद औसत चाल, औसत वेग और अपेक्षित चाल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इन्हीं के बेस पर आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और अभी शुरू करने वाले हैं हम सारे न्यूमेरिकल्स को। आप फटाफट इन फॉर्मूलों को लिख लें, क्योंकि अभी जब ये सारे फार्मूले हमारे इसमें यूज होने वाले हैं और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा वो आपको मैं भी बताता हूँ। जैसे चलो आइए शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है, सभी पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक कार 72 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर/सेकंड में क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलते समय हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करेंगे
और मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर पर हावर में बदलने जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से करेंगे। अब ये आया कैसे है, तो देखो किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है। और हावर में कितने सेकंड होते हैं, एक हावर में 60 तो मिनट होती हैं, और 60 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 नीचे कर लिया। अगर हम उनको आपस में काटेंगे तो नीचे बचेगा 5/18, 5/18। अब इसको अगर रिवर्स करना हो, मीटर पर सेकंड को अगर वापस से किलोमीटर पर हावर में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे। तो कार की चाल कितनी थी, 72 थी। हमने क्या करना है, 72 के मल्टीप्लाई में 5/18 करना है। 18 से 4 पे जाता है तो 5 होके 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से देख लें। ओके, आ गया समझ, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु क्या हो रही है, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितने मीटर की दूरी, 16 मीटर की दूरी, और दोबारा से फिर 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या है। तो आपको पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। औसत चाल का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, यानी कुल दूरी कितनी तय की है और कुल समय कितना लगा है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल दूरी कितनी होगी, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर, और कुल लगा हुआ समय कितना हो गया, 4 प्लस में 2 6 सेकेंड। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 6, 5.33 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, कितने अच्छे से सीख लिया आप सभी ने। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यात्रा शुरू होने पर कार का जो ओडोमीटर, अच्छा ओडोमीटर कहते हैं जो कार का वो स्पीड वगैरह बताता है, तो 3000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर कितना करता है, 3800 किलोमीटर। यानी देखो शुरू में 3000 रीडिंग थी और बाद में आई 3800, यानी 800 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यदि यात्रा में 8 आवर लगते हैं, कितने लगते हैं, 8 आवर लगते हैं, तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड में बतानी है। अभी हमने किलोमीटर हावर और मीटर पर सेकंड का फंडा सीखा था। तो सबसे पहले तो कार ने दूरी कितनी तय की है, तो वो करिए 800 किलोमीटर, ठीक है। तो औसत चाल क्या होगी हमारी, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, यानी घंटों में पूछ रखा है तो हम सीधा सिंपल सा कर देंगे। तो कितना आ गया, 800 डिवाइड बाई 8, कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर हावर। अब इस 100 किलोमीटर पर हावर को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी औसत चाल किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 27.8 मीटर पर सेकंड आ रही है। ये वाला भी सीख लिया। नेक्स्ट आता है कि विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण कहते हैं। एक चीज़ तो हमने ये देखने की यहाँ पे 2 पोजीशन दी हुई है। एक बार वो साइकिल चलाता है, उसके बाद फिर दोबारा साइकिल चलाता है ब्रेक लगा के। देखो पहली स्थिति में अगर यहाँ पे हमने 2 प्रकार के वेग प्राप्त करने की, जब व्यक्ति विराम अवस्था से चलता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, मतलब वो 0 से चलाए, और लास्ट वाला जो वेग होएगा वो कौन सा आएगा, अंतिम वेग होगा। तो पहली स्थिति में अगर प्रारंभिक वेग निकालना है तो u की वैल्यू 0 है और अंतिम वेग कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद तो उसने ब्रेक ही लगाया था, यानी अंतिम यही था। तो समय उसने शुरू में लिया था 30 सेकेंड। तो हमने फॉर्मूला लगाना है a का, a होता है त्वरण, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 30, यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और आप क्या कह सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर उसकी क्या है, ये क्या है इसकी SI यूनिट। दूसरी स्थिति में जो पहले वाला जो वेग होता है वो उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा, और दूसरे वाला लास्ट होएगा वही ब्रेक लगाने के बाद जो आया वो क्या कहलाएगा, उसका अंतिम वेग कहलाएगा। और समय कितना लिया, 5 सेकंड। तो A2 अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस के 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमने शुरू में एक चीज़ नोट भी करी थी कि अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब है गाड़ी में क्या चीज़ अप्लाई करा गया है, ब्रेक अप्लाई करा गया है। तो इस टाइम में इसको एक्सेलरेशन नहीं कहते, इस टाइम में इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं इसको, रिटार्डेशन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सीख लिया आप सभी ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर हावर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो परिकलन कीजिए, निकालिए त्वरण क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, त्वरण क्या है। दूसरा रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या निकालनी है। अब देखो विराम अवस्था इसमें भी आ गया।
या इसका मतलब है u इसमें कितना है 0 है, v कितना है 72 किलोमीटर पर हावर है, जबकि एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जो कि कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 5 मिनट। अब इसको हम किस में करेंगे सेकंड में, तो समय हमेशा किस में लेना है हमने सेकंड में लेना है। सबसे पहले पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा, तो त्वरण का फॉर्मूला निकाल दो। त्वरण कितना होगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 300, तो कितना आ गया हमारा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा ही रखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रेलगाड़ी ने दूरी कितनी तय करी है। जब भी ऐसे पूछे ना चलने के बाद दूरी तय करने की बात पूछे, इसका मतलब है वो हमसे क्या पूछ रहा है विस्थापन, और विस्थापन का फॉर्मूला हम पीछे लिख भी चुके हैं और मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है v² माइनस u² डिवाइड बाई 2as, ऐसे ही निकालना है हमने यहाँ पे। तो ये 2a क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो v कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल जो स्पीड है वो 0 है, 2 गुना में 1/15। अब इधर आ गया ऊपर 400, ये 15 चला गया ऊपर, तो 400 2 पे 400 200 पे क्या कितना आ गया 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, यानी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी सीख लिया बहुत अच्छे से। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक कर करके देखते रहें। अगर किसी को तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता दें, न्यूमेरिकल्स की क्लास अलग से दोबारा से फिर कर ली जाएगी। यदि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे सीखने की करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर की गति प्राप्त कर लेती है तो ज्ञात करें त्वरण क्या होगा। और कार के सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं। इसमें u की वैल्यू ना आपको दी हुई है, उसने बोल दिया कि 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर पर आवर होगी, तो दोनों को हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। आपको पता ही कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक वैल्यू 10 आ जाएगी, एक वैल्यू 5। समय है 5 सेकंड, तो a अगर निकालेंगे तो कितना आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। s के मैंने कई फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप यहाँ पे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाला भी लगा सकते हैं। एक s का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो पीछे मैंने आप सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लें, सभी फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर मैंने अभी लिखे थे। तो ut प्लस हाफ at², तो हम यहाँ पे अगर सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो t कितना था 5 सेकंड था, u कितना था 5 मीटर पर सेकंड था, 1/2 एज इट इज है, a की जगह a का ही है और t का 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस में 25 डिवाइड बाई 2 यानी 25 प्लस में 12.5 कितना आ गया 37.5 मीटर। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 37.5 मीटर है। अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सभी यहाँ पर किए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं पूरा। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो आप सभी ने प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वैसे भी पूछ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं, और जो बुक में जो कंपटीशन वाले बुक होते हैं उनमें वो न्यूमेरिकल दिए हुए नहीं होते हैं। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर आपकी सारे दिए हुए हैं, तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखो और भी हैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेते रहे। ये मैंने स्क्रीन पे आपका जूम कर दिया है, आप देख सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल नोट कर सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल हैं ये किसी न किसी, देखो मैंने लिखा हुआ भी है एक ये 10th वाला जो है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और लगने वाला बल त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ वस्तु पर बल क्या होगा। तो ये HSSC कलरक का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2019 में, तो ये उसके एग्ज़ाम में आया हुआ था। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, करना भी कुछ नहीं है। F इज इक्वल टू m इंटू ए, 80 गुना में 1, 80 न्यूटन बल लग जाएगा उस पर, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले अगर आपको सारे चैप्टर के याद हैं तो न्यूमेरिकल करना कोई मतलब वो करना आसान नहीं है, सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ये देखो इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे और इसमें से कौन सा आंसर है 80 न्यूटन। तो आप ये सभी नोट कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और किसी को अगर मोबाइल नंबर हम नोट करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी के
कोई शिकायत है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है या वीडियो के बारे आपको कैसी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन सबसे बेस्ट है। लॉकडाउन को नेगेटिव ना लेके चले, पॉजिटिव लेके चले, क्योंकि लॉकडाउन ही आपको मौका देता है कि आप तैयारी कैसे करें। क्योंकि घर पे बैठने का तो टाइम ही नहीं लग रहा था, अब टाइम तो लग रहा है। अब क्या किया क्या जाए, अब सारा दिन फ़ोन तो नहीं चला सकते। इस फ़ोन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और कैसे पढ़ सकते हैं, लक्ष्य एकेडमी के चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी सारी वीडियो देखें और डेली नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी चैप्टर वाइज। और आज हमारा सेकंड चैप्टर हो चुका है साइंस का, और कल जब हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का।